सुहेल अफरीदी साहब ने हवेलियाँ में जो जलसे से खिताब किया है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया है और ये भी कहा है कि ये जो इंतखाबी अमला है और हुकूमती मशीनरी है या इलेक्शन कमीशन की मशीनरी है उसको धमकाने के मुतरादिफ करार दिया है। और अब सेक्रेटरी दिफा को ख़त भी लिख दिया गया है कि 23 नवंबर को फ़ौज तलब होगी। तो आप समझते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जो फ़र्ते जज्बात में गलती कर गए हैं कहीं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से इसमें गलती की तो कोई बात ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन एक तो बाइस भी है, दूसरा इलेक्शन कमीशन बहाने तलाश कर रहा है पीटीआई के खिलाफ। जो भी चीज़ होती है बस वो फौरन एक्शन, फौरन नोटिस, फौरन उसकी हेयरिंग। देखिए, सुहेल अफरीदी ने एक तो पहली बात तो ये कि उसने ये नहीं कहा किसी को किताब आपने जाके फलां पार्टी को वोट देना है। उन्होंने ये कहा है कि आप मुदाखलत नहीं करना। उसका जो लबे लुबाब है ना, उसकी जो धमकी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मुदाखलत की तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, अगर वो कार्रवाई भी करेगा तो डेफिनेटली चीफ सेक्रेटरी के थ्रू करेगा ना, कानूनी कार्रवाई करेगा ना। तो ये तो आपके कायदे आज़म के फरमान में भी है कि आप किसी के असर रसूख में ना आए और अपनी ड्यूटी सही तौर पर अंजाम दें। नहीं, शौकत साहब, पहला तो मसला ये है कि वहाँ इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन के मामलात पे वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो वज़ीर आला तो किसी ऐसी सरगर्मी में कैंपेन में जा ही नहीं सकते जिसके नतीजे में इलेक्शन पर असरअंदाज वो हो सकें। देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन मना नहीं करता है कि आप किसी दूसरे ज़िले में जाके, वहाँ हवेलिया में कौन सा इलेक्शन हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है। शौकत साहब, ये तो टेक्निकल बात है ना। हरीपुर कौन सा जो है वो कोकाफ है और हवेलियां जो है वो। देखिए, अब ये देखें, हर बंदा अपने एंगल से देखता है ना। अब टेक्निकल या नॉन टेक्निकल क्या होता है? क्या उसने उस हल्के के लिए अनाउंसमेंट की है? क्या वो असरअंदाज हुआ है उस हल्के में कि जी मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा? देखिए, चीज ये है कि उसकी तो कैंपेन शुरू है। वो तो मुख्तलिफ जिलों में जा रहा है, मुख्तलिफ जिलों में जलसे हो रहे हैं। वो उस दिन दिर के अंदर हुआ, उससे पहले करक में हुआ, फिर स्वात में हुआ, चकदरा में। तो ये तो उसके कैंपेन का हिस्सा है। और अभी जाके उन्होंने हजारा में एंट्री मारी, हजारा में जलसे के हवेलिया में। तो बात ये कि वो अलग जिला है, एक अलग जिले में उन्होंने ये उन तक ये बात पहुंची थी कि कुछ जो है ना इलेक्शन कमीशन के जरिए कुछ लोग असरअंदाज हो रहे हैं। अच्छा, ये उन तक बात पहुंची थी तो उन्होंने ये बात की है, क्योंकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि फलां पार्टी को आपने वोट देना है वरना मैं ये करूंगा। उन्होंने कहा कि हम कोई भी जो है ना मुदाखलत नहीं करेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से आप उसको प्यार से समझाए या धमकी से समझाए, इसमें गुनाह क्या है? नहीं, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ये कहना कि कोई मुदाखलत ना करे। लेकिन दूसरा जो एतराज़ हो रहा है कि उमर अयूब साहब जो अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं, उन्हें स्टेज पे साथ खड़ा करके और चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? देखिए, आपको भी पता है किस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक ही मुकदमा जो है वो 10 जगह दर्ज हुआ है एक केस के अंदर। अब ये देखें, शाह मोहम्मद कुरैशी के बारे में अब आप सब लोग यही कह रहे हैं ना कि वो तो कराची में था, मुकदमा उसका लाहौर में दर्ज हुआ। वो तो बरी हो गए हैं, उसमें तो वो बरी हो गए हैं। लेकिन बरी तो हो गए, लेकिन कितने अरसे बाद हुए हैं? मतलब ये कि उन पे मुकदमा दर्ज करने वाले को कुछ सजा हुई है कि उनके खिलाफ मुकदमा किसने दर्ज किया था, किस खाते में उन्होंने जेल गुजारी इतने अरसे तक? मतलब देखिए, ये चीजें जो होती है ना, आई थिंक हमें पूरी तरह सोच विचार के सिर्फ ऐसे एक्शन लेना इलेक्शन कमीशन के जिम्मे तो और भी बड़े काम थे। ये जो हम लोगों ने अपने पिटीशंस दायर की थी उस पे तो कभी इतना इन्होंने एक्शन नहीं लिया था। और सारे जो ट्रिब्यूनल बने थे उनका हशर करके रख दिया इन्होंने। तो मेरे ख्याल ये है कि ये बायस है इलेक्शन कमीशन, और इस इलेक्शन में भी हमें ये खदशा है कि वो इसके अंदर कोई ऐसी कार्रवाई करेगा। सब कल तक देखिए, आप जो पंजाब में आपकी नशिस्तें गई, मियां अजहर साहब वाली नशिस्त के अलावा आपने तमाम से बाइकआउट किया, और जो आपने केपी में नशिस्तें हैं उमर अयूब साहब वाली स्पेसिफिकली उस पर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इससे तासुर तो ये भी है कि जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ आपका असर रसूख है, वहाँ पर आप इलेक्शन जीत सकते हैं, इसलिए आप वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो वो बाइसनेस तो यहाँ भी एक आती है, पॉलिटिकल अप्रोच में भी एक बाइसनेस नजर आ रही है। देखिए, वो सिर्फ अगर उमर अयूब का मसला होता तो बात होती। अभी तो काफी इलेक्शन और भी है। अब मेरे ख्याल से चतराल का है, और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनको जबरदस्ती नाअहल किया गया है। देखिए, अगर आप कानून और इंसाफ और ये चीजें छोड़ देंगे
तो फिर माशरे में क्या होगा? यही तफर्रुका होगा, यही इंतशार होगा, और यही चीजें हमें सामने नजर आ रही है। आपने तरमीम के तरमीम कर दी, लेकिन एक तरमीम भी आपने ऐसी नहीं की जिससे आवाम को डायरेक्टली फायदा हो या इनडायरेक्टली। तो क्या कोई इस तरमीम के जरिए हमें ये बताया जाता है कि जी हमारा जो है ट्रम्प ने हमें बड़ा थम किया हुआ है, ट्रम्प ने बड़ी खुशी का इजहार किया है, कभी कहते हैं हमारी खारजा पॉलिसी आसमान पे पहुंची है, तो उससे क्या आपकी मईशत ठीक हो गई है? क्या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है? क्या आपका डॉलर की कीमत में कमी आई है? आपके चावल, दाल, ये ऑयल की कीमतें कम हुई, आवाम को कोई रिलीफ मिला है? नहीं, लेकिन शौकत साहब IMF भी कह रहा है, ब्लूमबर्ग जो एक क्रेडिबल एक है जरीदा है वो भी कह रहा है, और भी सारे, कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है, वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा वो टल गया है और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी रेटिंग इंटरनेशनली बेहतर हो गई है। आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। मसला ये है कि ब्यूरोक्रेट में कभी नहीं रहा। नहीं, ब्यूरोक्रेट नहीं, सॉरी, सीनियर सहाफ़ी रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान की हुकूमत तक 46,000 अरब का कर्जा था, आज 80,000 अरब का कर्जा हमने टच कर रहा है। नहीं तो 2018 में कितना था यूसुफजई साहब? हमारे अर्ज तो करें ना, मेरी बात तो सुन ले पहले। हमने 26,000 अरब का कर्जा लिया, मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, 3.5 सालों में 26,000 का कर्जा लिया था। इस हुकूमत ने 40,000 अरब का कर्जा ले लिया, कुछ ले रहे हैं। अब मुझे बताएं कि 40,000 अरब पे कौन सी मोटरवे बनी है? इन 40,000 अरब में आवाम को कौन सा रिलीफ मिला है? ये आप कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी मईशत हो गई क्योंकि 40,000 अरब का कर्जा हमने ले लिया है। उससे मुझे बताएं ना कि आपकी 100 से ज्यादा आपकी जो इंडस्ट्री है वो पंजाब में से बंद हुई है, लाखों लोग बेरोजगार नहीं हुए? क्यों हुए? क्योंकि क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, आप उसको नहीं खत्म कर सके, आप जो है एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। आपकी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट थी कपड़े की, इसकी धागे की, कपड़े की, वो सारे धड़ाम करके गिर रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम जो है ना, अगर हम इसको तरक्की कहते हैं कि हमने कर्जे लेके अपने आप को बचा लिया है, शौकत साहब, तो मुझे तो नहीं समझ आती ऐसी मईशत की। शौकत साहब, जो आपका उस वक्त 26,000 अरब के कर्जे लेते हुए जवाज़ था ना, वो ये था कि हमें कर्ज़ों की किस्तें, सूद की किस्तें वापस करने के लिए भी और नया कर्जा लेने के लिए भी कर्ज़ों की ज़रूरत है। तो वही इस्तदलाल इनका भी है कि जी हमें तो असल में जो सूद की किस्तें अदा करनी हैं या किस्तें वापस करनी है, उसके लिए नया कर्जा लेना पड़ता है मईशत चलाने के लिए। इसी बेस पर वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हमें 18वीं तरमीम पे नज़र षानी करनी चाहिए, NFC अवार्ड पे नज़र षानी करनी चाहिए कि सूबे जो हैं सारे वसाइल ले जाते हैं और हम सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी या दिफा के लिए ही वसाइल हमारे पास नहीं बचते। तो आप इसके हक़ में हैं कि NFC अवार्ड पे नज़र षानी की जाए, वफाक का हिस्सा बढ़ाया जाए, सूबों का हिस्सा कुछ कम किया जाए और सूबों को भी हिस्सेदार बनाया जाए कर्ज़ों की वापसी में? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि वफाक जो है ना इस वक्त अपना रोल तो प्ले नहीं कर रहा है। वो ना अपने खर्चे उसने आज तक कम किए हैं, ना उसने कोई रोल अदा किया है। देखिए, फाटा को जब मर्ज किया जा रहा था तो यही कहा गया कि 100 अरब रुपए देंगे सारे सूबे मिलकर। फाटा को मर्ज कर दिया गया, लेकिन उसको 1 रुपए भी नहीं दिया, किसी सूबे ने दिया। सिर्फ जो अपनी किटी से वो पूरा कर रहा है हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा। तो फिर इसके बाद जो NFC में शेयर बनता था, तो होना तो ये चाहिए था कि 2-2.5 करोड़ आवाम जब आप सूबे के हवाले कर रहे हैं तो फिर NFC का शेयर बढ़ जाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया गया।